आज हमारे साथ हैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सकारात्मक सोच रखने वाले एक ऐसे शख्स जिनकी अपने शहर, हमारे खुद के शहर अलवर के लिए एक नई तस्वीर लेकर हमारे इस चैनल पर सामने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, जिसका नाम है बोलती हैं बुलंदियाँ। अलवर के सर आप रहने वाले हैं, बहुत करीब से आपने अलवर को देखा और जाना है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो हैं लोग इस अलवर के देश, अपने एक छोटे सा हमारा शहर को देखने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले अगर हम देखें कुछ महीनों में, तो अलवर की तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। आप एक नए विज़न के साथ आए हैं। अब आप किस तरीके से अलवर शहर को देखते हैं और क्या कुछ संभावनाएं आपको इस बदली हुई तस्वीर में नज़र आ रही हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले ATL चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आप अलवर की जो बदलती हुई तस्वीर है, उसके जो कुछ मुद्दे हैं उनको आम जन तक पहुँचा रहे हैं। और आपने इसी क्रम में मुझे अमित गोयल को ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, पूरे ATL परिवार का। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यारा अलवर हमारा अलवर, और अलवर शहर से और अलवर ज़िले से विशेष रूप से हम सब लोग प्रेम करते हैं। और 25 नवंबर 1775 को अलवर राज्य की स्थापना हुई और लगभग 248 वर्षों का बहुत गौरवशाली इतिहास अलवर का रहा है। यहाँ चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा, क्रांतिकारी गतिविधि रही, और राजाशाही के ज़माने में भी बहुत सारे नए नवाचार यहाँ पर हुए, चाहे वो महाराजा जय सिंह के समय हुए हों और चाहे उसके बाद आज़ादी के आंदोलन में जो लोगों ने सक्रिय भूमिका रही उनका सहयोग रहा हो। क्योंकि दिल्ली के नज़दीक अलवर रहा है, इसलिए अलवर हमेशा सुर्खियों में रहा है और राष्ट्रीय पटल पर अलवर की एक अलग पहचान रही है। वर्तमान परिदृश्य में जो अपन बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि अब अलवर का स्वरूप राजस्थान में 50 नए ज़िले बनने के बाद अलवर में भी 3 नए ज़िले बन गए हैं। तो अलवर का स्वरूप एक नए करवट ले रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अलवर एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्योंकि अलवर का जो अभी सीमांकन हुआ है, नए ज़िले बने हैं, विकास के क्रम में बने हैं, सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ सोचा होगा और उसके दूरगामी परिणाम तो आप और हमको समय के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जैसा देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अलवर को नए तरह से सृजन करने की आवश्यकता और चुनौती हम सब लोगों के सामने होगी। वर्तमान में जो अब अलवर ज़िला रहा है, उसमें अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, कठूमर और थानागाजी का क्षेत्र रहा है। और आप और हम सब जानते हैं कि अलवर शहर के अलावा जो हमारे साथ जो 5 और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वो आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र से प्रगति के पथ पर उस तरह से गतिमान नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती रहेगी। अब बात आती है कि भाई अलवर का नए तरह से सृजन कैसे हो। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब नए ज़िले बने थे तब ये मांग उठी थी कि पहले अलवर को संभाग बनाया जाए, उसके बाद अगर आप इसके 3 टुकड़े करते तो शायद जो है कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अलवर संभाग बनना चाहिए और इसकी घोषणा पूर्व में ही संभाग के साथ जब और बने थे होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें अभी भी पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अलवर में जो भी सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, वो अलवर को संभाग बनाने के लिए सकारात्मक दिशा में काम करेंगे। और अलवर के सभी व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि निश्चित रूप से अलवर को संभाग बनाने की जो मांग है वो पूरी होगी। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि संभाग क्यों बनना चाहिए। देखिए, अलवर एक बहुत, जिसे कहते हैं, औद्योगिक नगरी रहा है, अलवर का पूरा इतिहास रहा है और अलवर से ही 2 नए ज़िले बनाए गए हैं। अलवर में संभाग के लिए पर्याप्त इंफ्रा है, मिनी सचिवालय हमारे पास। संभाग बनने से IG लेवल के अधिकारी बैठेंगे, संभागीय आयुक्त बैठेंगे, और जो किशनगढ़, खैरतल, तिजारा, ये जो नया ज़िला बना है, बहरोड, कोटपुतली जो नया ज़िला बना है, इधर से आने वाले लोगों के लिए भी अलवर सुगम है। और अलवर
इन ज़िलों में भी विकास होगा अगर यहाँ संभाग बनता है, और अलवर में भी होगा। तो तीनों ज़िलों के लिए अलवर संभाग बनना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आशा है कि निश्चित रूप से ये संभाग बन ही जाएगा। अब संभाग बनने के साथ साथ जो बात चर्चा चल रही थी कि अलवर में 4-5 चीज़ों की चुनौती रहेगी। देखिए, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी ज़िले को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करने की ज़रूरत है। आज अलवर में हम देखते हैं तो अलवर शहर में और अलवर शहर के नज़दीक सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और वो दिन पे दिन विकराल रूप लेती जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलवर शहर में लगभग 5 करोड़ रुपए का हर महीने तो टैंकरों और आरओ के माध्यम से जल बेचा जाता है। 300 से अधिक टैंकर अलवर में रोज़ पानी की सप्लाई करते हैं। 3-3 दिन में यहाँ पानी की व्यवस्था है। ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो इस विषय पे बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और जनता को काम करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को हम क्या चीज़ दे पाएंगे संभव नहीं है, और बिना पानी के विकास की संभावनाएं कल्पना नहीं कर सकते हम। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और नगर तक पानी आ गया, ठीक है, नगर से अलवर पानी लाने की व्यवस्था है। सिलीसेड से अलवर पानी लाने की जो वो थी, वो नहीं हो पा रही, और राजनीतिक उठापटक में अपने विचारों के मतभेद में ये योजनाएं रुकी भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि सबको सामूहिक रूप से पानी की समस्या पर विचार करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब अलवर 3 जिलों के रूप में विभाजित हो गया, बहुत बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, बहरोड में, नीमराणा में, गिलोट में, बेवाड़ी में, टपुकड़ा में, ये सारा क्षेत्र दूसरे ज़िलों में चला गया। रेवेन्यू भी नेचुरली वहाँ चलेगी। अब हमें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अलवर को डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो अलवर का वर्तमान जो ज़िले का रह गया, उसको एनसीआर बोर्ड से बाहर करना चाहिए, क्योंकि अब नए ज़िले बन गए। सीमा के साथ आप देखेंगे तो खैरतल, किशनगढ़, भिवाड़ी और ये बहरोड वाला जो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर के बहुत नज़दीक हो गया, और अलवर उसके बाद दूसरी पंक्ति में आ गया। तो अलवर को एक तो एनसीआर से बाहर करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए राज्य सरकार को कि भाई अलवर का जो सीमा है उसको एनसीआर से बाहर करें। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि जब ये एनसीआर से बाहर होगा तभी यहाँ औद्योगिक इकाइयों का स्थापना होगी। अभी मालाखेड़ा में, रामगढ़ में, कठूमर में, रैणी में औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का चिन्हीकरण हो गया। औद्योगिक क्षेत्र रीको के माध्यम से लगाने की पूरी रूपरेखा तैयार है, लेकिन वो एनसीआर पीबी बोर्ड में जाकर स्वीकृति के लिए रुकी हुई है। 2-2 साल उसको हो गए। तो अगर एनसीआर से बाहर आता है या एनसीआर बोर्ड में यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकार अगर कोशिश करके वो एनसीआर से स्वीकृति दिलाती है, तो इन नई जगहों पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा। यहाँ बाहर से भी लोग आएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और एक औद्योगिक हब बनेगा। और जो क्षेत्र अलवर से कट गया, अलवर से जो औद्योगिक इकाइयाँ चली गई, उनकी भरपाई यहाँ होगी। दूसरा, अलवर में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा उद्योग का दर्जा पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से यहाँ हो सकता है। हमारे यहाँ वर्ल्ड फेम सरिस्का है, और भगवान हनुमान जी की, पांडुपोल वालों की कृपा है कि यहाँ पे निरंतर जो हमारे यहाँ टाइगर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 नए शावक हुए, अटैच हुए, और दिल्ली के नज़दीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, औद्योगिक के साथ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए पर्यटन का पूरा एक हब बने यहाँ पर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है, कि अलवर सरिस्का क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक जो प्रजातियां हैं, बर्ड्स जो हैं, वो पूरे विश्व से यहाँ आने लगे हैं। और सरिस्का, आप ये समझिए कि भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सरिस्का में ही वो प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब पर्यटन क्षेत्र यहाँ डेवलप होगा तो नेचुरली होटल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और सारी चीज़ डेवलप होंगी। तो अलवर को विकास क्रम में ले जाने में पर्यटन भी एक बहुत बड़ी
क्षेत्र हो सकता है। सर, आपको ऐसा लगता है कि पहले मतलब हमारा जैसे अलवर है पर्यटन का हब है, लेकिन पहले उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया? सरकारें आई गई, जनप्रतिनिधि आए गए, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया गया कभी भी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कभी भरतपुर जाइए, जितने भी टूरिस्ट एजेंसीज़ हैं उनका एक सर्किट बना हुआ था। वो दिल्ली से पर्यटन को भरतपुर ले जाते हैं, बर्ड सेंचुरी दिखाते हैं, उसके बाद वहाँ से वो आगरा ले जाते हैं, आगरा के बाद वो मथुरा और आगे क्षेत्र ले जाते हैं। इस सब जो पर्यटन का जो कॉरिडोर है उसके बीच में अलवर कहीं ना कहीं छूट गया। जबकि होटल इंडस्ट्री वाले लोगों को भी या सरकारों को ये प्रयास करना था कि जो दिल्ली से जो पर्यटन चलता है वो अलवर आए, अलवर के पर्यटन क्षेत्र को देखे, यहाँ से भरतपुर जाए और भरतपुर से फिर वो आगरा जाए। तो इस को उपेक्षित कर दिया गया, या इसके लिए हमने प्रयास नहीं करे कि उस सर्किट के साथ हम जुड़ें। तो हमें सबसे पहले ये इस सर्किट को डेवलप करना पड़ेगा कि जितना भी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट, बाहर का टूरिस्ट दिल्ली से सीधा भरतपुर या आगरा जाता है, वो अलवर के माध्यम से, अलवर एक स्टॉपेज और फिर वो आगे जाए। तो नेचुरली आप देखेंगे कि पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। और अब तो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर हो गया है, रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं, दिल्ली से यहाँ पहुँचने में बहुत कम समय लगता है। तो वो यहाँ आदमी आके अलवर में सरिस का विजिट करके टहला के माध्यम से वापस भरतपुर निकल सकता है और एक अच्छा टूरिज़्म कॉरिडोर डेवलप हो सकता है। सर, एक और बड़ी चुनौती है अलवर में क्राइम की। जिस तरीके से क्राइम का रेट दिनों दिन अलवर में बढ़ता जा रहा है कि अगर इसको हम टूरिज़्म हब बनाते हैं तो टूरिस्टों की सुरक्षा का भी जिम्मा जो है वो हमारे शहर का होगा। इस पर सर आप क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी क्षेत्र को टूरिज़्म के रूप में डेवलप करने के लिए सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सुरक्षा के लिए नेचुरली प्रशासन को, पुलिस को प्रयास करने होंगे। और क्योंकि अलवर हरियाणा, मथुरा, यूपी जैसे अपन कहें, इनके साथ जुड़ी हुई सीमाएं हैं। और अभी हम जो क्षेत्र देख रहे हैं, कुछ मेवात का क्षेत्र आ रहा है, वहाँ पे अशिक्षा की वजह से अपराध की तरफ उनका युवा वर्ग बहुत ज़्यादा प्रेरित है। चाहे वो साइबर क्राइम में हो, चाहे वो नशे की चीज़ों को सप्लाई करने में हो, चाहे किसी प्रकार की चोरी में हो, और विभिन्न धोखाधड़ियों में और क्राइम के रूप में। तो बहुत गंभीरता से इस विषय पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ये जो क्षेत्र है, जो मेवात का क्षेत्र है, इसमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और पुलिस को भी बहुत कड़ाई के साथ काम करने की ज़रूरत है कि बहुत एक तरीके से आप उसको प्रोजेक्ट बना के, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे कोई और अन्य अपराध हो, उस पर कार्रवाई करने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि थोड़े दिन पहले जयपुर से कुछ टूरिस्ट आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अलवर में सेफ़ महसूस करते हैं। उन्होंने बोला नो। वो जयपुर से आए थे यहाँ पे शायद 3 से 4 दिन का टूर लेके अलवर में, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 1 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। तो ये मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों अलवर, क्या हमारे टूरिस्ट के लिए, जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है कि वो यहाँ पर 4 दिन भी घूम सकें? इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ठीक है, लेकिन कुछ देसी विदेशी पर्यटन अलवर में संभावनाएं बड़ी हैं। और जब आप देखेंगे कि लोगों का जहाँ पे आवागमन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें भी कम होने लग जाती हैं। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी, जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ पर चौकियाँ स्थापित करनी चाहिए। और जब धीरे धीरे पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ पे और दुकानें खुलेंगी, होटल्स खुलेंगे, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा, तो जो इस तरीके की मानसिकता के लोग रहते हैं, जो पर्यटन के साथ, पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार जैसी कोई स्थिति करते हैं, तो उनको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और हम सब जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार की, जैसे आपने बताया कि किसी विदेशी के साथ इस तरह की घटना थी, तो प्रशासन को, पुलिस को उस पर गंभीरता से ज्ञान लेते हुए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जैसे हमने पर्यटन पर बात करी कि हाँ, उससे हमें एक अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा चले गए। खेती भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आएगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि अब जो है किसानों के सामने सिर्फ एक वही चीज़ है जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखिए,
खेती हमारे यहाँ जो एरिया है उसमें प्रमुख रोज़गार का साधन है और बहुत सारी क्रॉप हमारे यहाँ जैसे प्याज है, सरसों है, बाजरा है, गेहूँ है, ये एक बड़ी लेवल पर हम लोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे से जिस तरह से पानी का ग्राउंड लेवल कम होता जा रहा है, कुएँ नीचे जाते जा रहे हैं, बोरिंगें बहुत नीचे जा रही हैं। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी 800 1,000 फीट पे पानी नीचे चला गया है। तो इस एग्रीकल्चरल क्षेत्र को भी डेवलप करने के लिए जब तक हम पानी की जो नहर, चाहे वो चंबल से लाने की योजना हो, चाहे जो नगर तक इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी आ गया उसको अलवर लाने की हो, सिलीसेड और जो बांध और जो सारी एनिकेट्स हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे ग्राउंड लेवल बढ़े, तब भी हमें खेती में भी और ज़्यादा होगा। और जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में पानी होगा, पानी की सुविधा होगी, तो हम जो 3 फसलें साल में होती हैं उसके बजाय 4 फसल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी नवाचार कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम और नई क्रॉप्स, चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे वो कॉटन की हो, जो भी और अलग क्रॉप्स हो सकती हैं उनकी भी पैदावार करें जिनके अच्छे भाव हमारे किसानों को मिले, तो नेचुरल रूप से खेती के रूप में भी हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक और प्रमुख समस्या जो अलवर में आए दिन पढ़ने को मिलती है अवैध खनन की, जो पहाड़ियों का अवैध खनन हो रहा है। आप देखेंगे तो अरावली की कितनी पहाड़ियां हैं जो ऐसी हैं वो मतलब ख़त्म होती जा रही हैं। तो वहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारा अलवर शहर जो बड़ा खूबसूरत दिखता था, पहाड़ियाँ वो आज कम होती जा रही हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए हमारा सुंदर। देखिए, आज से 5 वर्ष पूर्व जो आज आप अवैध खनन देख रहे हैं वो उससे बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन यहाँ हो रहा था। लेकिन सरकार ने भी निश्चित रूप से प्रयास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइन आई हैं और राज्य सरकार और प्रशासन ने भी इस पे कुछ प्रयास किए हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत लोकल लेवल पे गंभीर रहती हैं और एक बहुत बड़ा माफिया इसको संचालित करता है। तो शासन प्रशासन के सामने भी कई तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अब सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ जहाँ ये खाने लगी हैं उनको जोड़ा गया, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। रोड्स पे भी आप देखेंगे कि पहले के जैसे आपको बेरोक टोक अवैध खनन के ट्रक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कुछ परसेंटेज अवैध खनन पर लगाम लगी है, ऐसा नहीं कह सकते कि उस पर लगाम नहीं लगी है, लेकिन उस पर और कड़ी कार्रवाई और ठोस काम करने की आवश्यकता है। और जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ इन क्षेत्रों में सरकार को एक SIT गठित कर और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ एक्स्ट्रा कंपनियां लगाकर उस पर और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे कोई भी शहर जो होता है वो लोगों से ही बनता है, तो मैं चाहूँगी आप यहाँ के अलवर के शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस बदलती हुई सूरत को कैसे वो भी अपने स्तर पर प्रयास करके और अपने शहर को सुंदर रख सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें योगदान, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, अलवर के सभी लोगों से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने शहर से प्रेम करें और जो अपने शहर की जो मांगे हैं, अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए, उसको औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करने के लिए, व्यापार में डेवलप करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से उसको समृद्ध करने के लिए जो भी आपको लगता है उसके लिए आगे आइए, खड़े होइए, अपनी बात अपने क्षेत्र के, चाहे वो पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे MP हों, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और लोगों तक, शासन प्रशासन तक किसी भी विषय पर उस बात को पहुंचाइए। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि आज अलवर में नगर परिषद या नगर विकास न्यास किसी भी तरीके के विकास के काम चालू कर देती हैं। कॉलोनी में पता चला कि यहाँ इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इंटरलॉकिंग लग रही है, 2 करोड़ रुपए की इंटरलॉकिंग लग गई। तो उस क्षेत्र के कॉलोनी वासियों को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ सीसी ये रोड बना हुआ है, आप ये जो 2 करोड़ रुपए का पैसा यहाँ जो खर्च कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और हमें यहाँ पे इस 2 करोड़ रुपए से नालियों की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सामुदायिक भवन की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें बोरिंग की ज़रूरत है, या हमें यहाँ पर किसी प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र की ज़रूरत है, या इसके साथ साथ हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है, सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी में गेट की ज़रूरत है। तो वो बात आपको दमदार तरीके से पहुंचानी पड़ेगी।
और अगर हम सब लोग यही सोचेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, ये खाली पार्षद कर लेंगे, विधायक कर लेंगे, तो जिस तरह से हम अलवर को देखना चाहते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। सर, हमने अलवर शहर की बात की, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किस तरह के सामाजिक कार्य जो है आपने किए और कब से आप ये विभिन्न संगठनों के साथ जुड़े और कैसा आपका ये संगठन काम करते हैं अलवर शहर के लिए? देखिए, मैं अलवर में विभिन्न सामाजिक संगठनों में मुझे जब भी जिस तरह का काम करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसमें सहयोग करता हूँ। मैंने एमए हिंदी में करने के बाद अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज से कानून की शिक्षा ली, एलएलबी की, और उसके बाद आजीविका के लिए अपना एक छोटा सा व्यवसाय प्रिंटिंग आउटडोर पब्लिसिटी का सन प्रिंट्स के नाम से कर रहा हूँ। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के साथ बहुत सारे सामाजिक सेवा के काम समय समय पर करते रहे, और भी विभिन्न जो सामाजिक व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। कला साहित्य के साथ विशेष रुचि रही तो 2016 में, 17 में, 18 में अलवर रंग महोत्सव के माध्यम से 5-5 दिन के हमने थिएटर संस्कृति के बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, जिसका पूरे अलवर शहर में विशेष प्रेम भी मिला। और कोरोना के बाद वो कुछ गति रुक गई, तो अब उसके लिए भी प्रयास करेंगे। 2019 में अग्रवाल महासभा अलवर में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला और सभी का बहुत स्नेह मिला। दुर्भाग्यवश उन 2 वर्षों में कोरोना का बहुत प्रकोप रहा, लेकिन भगवान की कृपा से उस कोरोना की दोनों लहरों में और सभी लोगों के, अलवर के और समाज के सहयोग के साथ बहुत सेवा करने का अवसर मिला। निरंतर जो बहुत सारी चीज़ें हम अलवर शहर में देखते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का भी अवसर मिलता है। आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ वो बात जनता तक पहुंचती भी है, मेरे साथियों तक पहुंचती है। और अब 2023 में पुणे मुझे अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों का स्नेह था, तो एक चुनाव लड़के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। और एक समाज की सेवा के साथ साथ अलवर शहर में सभी लोगों के साथ क्या चीज़ होनी चाहिए वो एक मुख्य उद्देश्य रहता है। और सामाजिक सोच ये मुझे अपने घर परिवार से विरासत में मिली है। मेरे पिताजी श्री हरिशंकर जी गोयल अलवर में जाना पहचाना एक नाम है। इतिहासविद के रूप में वो और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका एक अलग स्थान रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो बहुत एक बड़े जन आंदोलनों के साथ हो रहे हैं। 1977 में वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़े, और उससे पहले जब देश में इमरजेंसी लगी तो वो 11 महीने फरार रहे। देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता चंद्रशेखर जी, मधु लिमे जी, सुरेंद्र मोहन जी, उनके साथ वो रहे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उसके बाद वो 9 महीने अलवर और जयपुर की जेलों में भी रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक सोच और अलवर शहर के प्रति या समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से मुझे परिवार से मिली है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। इसके साथ साथ मैं सिर्फ सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बहुत सारा और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा शहर अलवर है। यहाँ साझा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसका बहुत अपना अलग एक विरासत है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र पे हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। यहाँ का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। तो सभी लोग अपने अलवर शहर से प्रेम करें, अलवर को जो आप दे सकते हैं वो दें, और हमें सबकी ये जिम्मेदारी है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी इस शहर में रहेगी उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और उसको हम क्या दे के जा रहे हैं। और सकारात्मक सोच के साथ, चेतना के साथ जो भी हमारी क्षमता है, हम किसी भी क्षेत्र में हो, जो हम अलवर शहर के लिए कर सकते हैं वो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ अमित गोयल जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को अपने शहर से प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अलवर हमारा बदल रहा है। कई चुनौतियाँ हमारे सामने होंगी, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे लड़ना है ये यहाँ के लोगों को ही तय करना है। क्योंकि अगर आप अपने शहर से प्यार नहीं करेंगे तो शायद आपके जनप्रतिनिधि भी आपकी मांगों को, आपकी बातों को ऊपर तक लेके नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने विज़न रखा कि इस बदलते हुए अलवर शहर की जो तस्वीर है वो किस तरीके से और सुंदर बनाई जा सकती है। उनका विज़न हमने सुना, लेकिन उन्होंने ये भी अपनी एक मांग रखी कि अगर आपके पास भी, आम जनता के पास भी कोई भी आइडिया है कि आप अपने अलवर शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, आगे आइए, जनप्रतिनिधियों को बताइए कि हाँ, इस चुनौती का समाधान हम ऐसे कर सकते हैं। आपके आइडियाज़ का स्वागत है। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।